कोशिका विज्ञान को पढ़ते हैं और थोड़े ही देर में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोशिका विज्ञान में हमें किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या चीज़ हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोशिका विज्ञान में कोशिका का नाम आता है, कोशिका। अब ये कोशिका क्या है? यही जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये बात ध्यान रखना है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूप से इकाई माना जाता है जीवों का। मतलब जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। उस कोशिका को आपको ध्यान रखना है कि इसी कोशिका से जीव का निर्माण हुआ है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये स्वजनन की क्षमता मतलब खुद से जन्म ले लेता है। इसमें क्षमता होती है कि स्वजनन कर लेने की। और अगर हम कोशिका विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो हम इसे साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे कि कोशिका विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना ये है कि ये जो है ना खोज इनकी कोशिका विज्ञान की जो तो कहानी है, कहाँ से प्रारंभ होती है और कैसे-कैसे खोज हुई, इसके आगे कोशिका से संबंधित जुड़े कौन-कौन से चीज़ें हैं जो हमको याद रखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना ये है कि कोशिका विज्ञान की जो खोज है, ये कोशिका की जो खोज है, ये रॉबर्ट हुक नाम का व्यक्ति 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का व्यक्ति है, रॉबर्ट हुक। तो किन-किन नामों को आपको ध्यान रखना है, कोशिका से संबंधित चीज़ों को किन-किन नामों को ध्यान रखना है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, आपको कोशिका की खोज किया था, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश विज्ञानी है और इसने जो है अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ये प्रकाशित हुआ था इस बातों को, कोशिका के बारे में जो भी चीज़ें आए, ये माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ था। और संरचना संरचना अगर हम बात करें कोशिका की संरचना की, तो कोशिका की संरचना आपको ध्यान रखना है, लुवेनहुक ने दिया है। यानी कोशिका की संरचना हमें बताया लुवेनहुक, लेकिन कोशिका की खोज किया है आपका रॉबर्ट हुक। तो लुवेनहुक और रॉबर्ट हुक में आपको कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मिस्टेक हो जाता है कि हम रॉबर्ट हुक लगाएँ या लुवेनहुक लगाएँ, तो दोनों ही कोशिका से जुड़े हैं। इसीलिए आपको खोज की बात करेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, लेकिन संरचना की बात करेगा तो लुवेनहुक हो जाएगा। इस तरह से जब कोशिका की खोज हुई तो इसके अंदर कई चीज़ें की खोज हुई, जैसे में केंद्रक हो गया, जीवदर्भ हो गया, कोशिका सिद्धांत हो गया, कोशिका कोशिका के से कोशिका बनने का सिद्धांत हो गया। उसी तरीके से आपको गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रिका हो गया, गुणसूत्र हो गया, पर्णहरित हो गया, लाइसोसोम हो गया, ताराकाय हो गया। ये सारे चीज़ों का जो है ना कोशिका से ही जुड़े चीज़ हैं और कोशिका का अंदर का ही पार्ट है। तो किसने क्या खोज किया है, ये एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से मतलब कौन-कौन चीज़ें किनसे जुड़े हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले कि संरचना, कोशिका संरचना अगर आपसे पूछेगा, तो आप लेवेनहुक बताएँगे, लेकिन कोशिका खोज पूछेगा, तो आप बताएँगे रॉबर्ट हुक। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक मिनट, कौन-सी? चलिए, तो यानी खोज, संरचना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको केंद्रक का ध्यान रखना है, केंद्रक। कोशिका के अंदर एक गोला होता है, जिसे केंद्रक कहा गया। और इस केंद्रक का खोज किसने किया आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रक का खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट हुक नहीं, लुवेन हुक नहीं, बल्कि रॉबर्ट ब्राउन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया है। उसके बाद आपका आता है जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर एक द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव भरा हुआ है तो इस द्रव को हम जीव द्रव्य कह रहे हैं और इस जीव द्रव्य की जो नामकरण है किसी और ने किया है और खोज किसी और ने किया है। अर्थात जीव द्रव्य के बारे में पूरा संरचना किसी और ने बताया और खोज, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य की खोज कहेगा तो दुर्जार्डिन होगा, दुर्जार्डिन, ठीक है। लेकिन अगर खोज कहेगा तो दुर्जार्डिन होगा और इसकी व्याख्या किसने किया है तो पुरकेंजे किया है। हालाँकि श्रेय कभी अभी अभी एग्ज़ाम में अगर पुरकेंजे रहेगा खोज में भी, तो आप बना लगा सकते हैं, लेकिन आपको दुर्जार्डिन को याद रखना है और पुरकेंजे को भी याद रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको ध्यान रखना ये है कि कोशिका सिद्धांत, तो आगे चल कर के कोशिका के सिद्धांत के बारे में व्याख्या किया। तो 2 व्यक्ति था, एक जंतु से किया और एक वनस्पति से किया। वनस्पति, अब वनस्पति से किया और जंतु से किया तो 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, जंतु से करने वाला स्वान था और वनस्पति से करने वाला स्लाइडेन था।
अब इस तरह से स्लाइडन और स्वान कोशिका का सिद्धांत को दिया था, अर्थात कोशिका में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, इन सभी चीज़ों को सिद्धांत के रूप में उसने वर्गीकृत कर दिया और स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोशिका कोशिका से ही बनता है, ऐसा आगे चल कर के किसी ने बताया। वो बताने वाले नाम, उस व्यक्ति का नाम है विर्चो। विर्चो ने कोशिका कोशिका से ही बनता है, अर्थात नई कोशिका पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, ऐसा विर्चो ने कहा था। आगे चल करके इस कोशिका के अंदर एक गोल्जी काय का खोज किया गया, गोल्जी काय, और गोल्जी काय के खोज करने वाला कोई और नहीं कैमिलो गोल्जी है, कैमिलो गोल्जी। फिर आगे चल करके कोशिका केंद्रक के अंदर एक और छोटा संरचना, सघनता संरचना खोजी गई जिसका नाम केंद्रिका रखा गया और इसको फेलिक फोंटा ने खोज किया था। फेलिक फोंटा ने खोज किया था। याद रखेंगे कि केंद्रिका का खोज फेलिक फेंडा है, लेकिन केंद्रक का खोज आपको कोई और है। जो अभी हम आपको बताए हैं कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन है। इस दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्रक और केंद्रिका में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। जब हम इसको प्रत्येक शब्द को अलग अलग रूप में जानेंगे तब हमको पता चलता है कि केंद्रक और केंद्रिका क्या है। हालांकि हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बता रहे हैं, इसीलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं और हमें शॉर्ट में ही याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि पूरी चीज एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चल करके गुणसूत्र का खोज हुआ। गुणसूत्र, अब ये गुणसूत्र के खोजकर्ता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे वाल्डेयर या वाल्टियर आता है एग्जाम में। वाल्टियर नाम का व्यक्ति ने गुणसूत्र का खोज किया था। फिर आगे चल करके वनस्पति में पर्णहरित की खोज हुई। पर्णहरित और पर्णहरित की खोज, ये सारे के सारे कोशिका से संबंधित चीजें हैं। तो पर्णहरित की खोज करने वाला एस्चिम्पर व्यक्ति है जिसने पर्णहरित का खोज करा था। फिर आगे चल करके राइबोसोम का खोज हो जाता है, जिसको जेई पैलेट ने कर दिया। राइबोसोम, अब ये राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम एक प्रकार का दाना उगा रहता है, दाना दाना सा उगा रहता है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। हालांकि आगे हम राइबोसोम की विशेष जानकारी देंगे, लेकिन राइबोसोम के बारे में आपको जानना है कि खोज किसने किया? जेई पैलेट ने किया है। उसके बाद लाइसोसोम का खोज किया गया। लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम आपका है डी डुबे। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया। फिर ताराकाय का खोज किया गया डी बेबोडी के द्वारा। अब बेबोडी के बाद आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई, और माइटोकॉन्ड्रिया आपको ध्यान रखना है कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, और आर अल्टमैन ने इसका खोज किया था। लेकिन अल्टमैन ने खोज किया, लेकिन नामकरण यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आपका अलग हो जाएगा। नामकरण बेंडा ने किया है। बेंडा को भी आपको ध्यान रखना है नामकरण के लिए, लेकिन आपको आर अल्टमैन याद रखना है खोजकर्ता के रूप में। आई होप लगता है इस बात को आप सुन लिए होंगे। नहीं, अगर यदि आपको बातें याद नहीं हुए होंगे तो 100% आप वीडियो को बार बार देख करके इसको याद कर सकते हैं, इसीलिए हम वीडियो के फॉर्मेट में ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाना, आगे बढ़ेंगे, रोक दिए। कोशिका विज्ञान में हम साइटोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और जैसा कि आपको पता होगा कि ये चैप्टर नंबर हमारा 2 है, और कोशिका के बारे में हमने अभी तक तो जितने भी चीजें थे वो बता दिया है। आगे बढ़ाएं तो कोशिका जीवों का जो है ना संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और इसके 2 टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की आप जान लेंगे तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कहने का मतलब प्रकार से 2 चीज़ें पूछे जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनकी विशेषताएं से एग्जाम में आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, अर्थात आपको हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। इसमें गुणसूत्र डीएनए गुणसूत्र के रूप में रहता है, याद रखिएगा। डीएनए जो होता है वो गुणसूत्र में के रूप में रहता है, डीएनए, ठीक है। गुणसूत्र के रूप में आपका डीएनए रहता है, और केंद्रक का इसमें अभाव होता है। पूछा जाता है कि किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, तो आपको ध्यान रखना है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कह दिए, प्रोकैरियोटिक। डीएनए का अभाव, डीएनए का गुणसूत्र का होना और केंद्रक का अभाव होना, ये आपका यूकैरियोटिक का गुण है। इस बात को ध्यान है। जनरली ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा गया है कि केंद्रक का अभाव किस कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूरा स्पष्ट रूप से होता है, अस्पष्ट नहीं बल्कि स्पष्ट। याद रखिएगा, स्पष्ट और अस्पष्ट 2 शब्द हैं, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, अस्पष्ट और स्पष्ट, ठीक है।
तो अस्पष्ट का मतलब हो गया प्रोकैरियोटिक, अस्पष्ट का मतलब हो गया यूकैरियोटिक। ठीक है? हम प्रोकैरियोटिक की विशेषता की ओर अब बढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक की विशेषता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसमें। अधिकतर अधिकतर चीज़ें जो हैं इसमें गायब है, अर्थात कोशिका के जितने भी हम भाग बताए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे चीज़ बताए हैं जिसमें से कुछ ही इसमें हैं और सारे चीज़ का अभाव देखने को मिलता है। श्वा श्वसन जो होता है यहाँ, श्वसन जो इसमें होगा वो प्लाज्मा के ज़रिए होता है। अर्थात आपको रक्त के ज़रिए श्वसन नहीं होता है, जैसे यूकैरियोटिक में रक्त के ज़रिए श्वसन होता है, वैसे आपको प्लाज्मा के ज़रिए यहाँ पे श्वसन होता है। यहाँ पे प्रजनन भी लिंग रूप में नहीं होता है और गोल्गी काय, केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम सभी अनुपस्थित होते हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता हम जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है। तो हमने अभी वहाँ देखा कि यहाँ है, वहाँ नहीं होगा, बस यही चीज़ है कि यहाँ की यूकैरियोटिक की जो कोशिका होती है, ये सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक की कोशिका किसकी बनी होगी? सेलुलोज का। इसमें डीएनए दोहरे गुणसूत्र होते हैं, मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक में दोहरा नहीं होता है, लेकिन इसमें दोहरा डीएनए होता है, गुणसूत्र के रूप में होते हैं, याद रखेंगे। इसे कोशिका अर्धसूत्री, समसूत्री दोनों ही प्रकार के विभाजन होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपको सिर्फ अर्धसूत्री होता है। इसमें सिर्फ अर्धसूत्री होता है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों ही विभाजन होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा? तो अर्धसूत्री, अर्धसूत्री याद रखेंगे, लेकिन इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के ही विभाजन होते हैं। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है इसमें, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है यूकैरियोटिक में। अभी हम यूकैरियोटिक की विशेषता बता रहे हैं और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। जैसा कि जीव द्रव्य के बारे में बताए हैं कि किसने खोज किया है, तो दो नाम हमने आपको जीव द्रव्य के विषय में बताया है, पुरकिंजे और दुर्जार्जिन को बताया है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोशिका में कौन-कौन से भाग होते हैं, मतलब कोशिका में किन-किन भागों को पढ़ना है। तो कोशिका में आपको कोशिका भित्ति पर, तो देखिए यहाँ पे एक कोशिका विज्ञान में आपको बताया गया है, इसे साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका के हम 3 भाग वर्णन करेंगे अभी। तीनों भाग में पहला आवरण है, दूसरा जीवद्रव्य है और तीसरा केंद्रक है। तो आवरण में आपको 2 पार्ट आते हैं, एक तो भित्ति होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे और एक होता है झिल्ली। तो इस तरह से आप आवरण के 2 भाग को पढ़ना होता है। अब आवरण में 2 भाग में कोशिका भित्ति में हमको क्या-क्या याद रखना है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सिर्फ ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पादप कोशिका में ही आपको कोशिका भित्ति होगा, जंतु कोशिका में नहीं होगा। और ये सेलुलोज का बना है, ये भी आपको याद रखना है कि ये सेलुलोज का बना है। दूसरी बात, और तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये परागम्य होता है, परागम्य होता है ये। और चौथी बात आपको याद रखना है कि ये कड़ा होता है और निर्जीव होता है, कड़ा होता है और निर्जीव भी होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखना है कि आपको आवरण से कि कोशिका भित्ति एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसके बने हैं, सेलुलोज के, कैसा होता है, परागम्य होता है और ये कड़े और निर्जीव है, सजीव है या निर्जीव है, तो निर्जीव है। इसीलिए हम पौधे को काटते हैं तो उसको दर्द नहीं होता है। आगे समझ में, ये पादप कोशिका में होता है। अब झिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब झिल्ली की बात कर लेते हैं, तो कोशिका झिल्ली जो है आपका प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। इसे हम दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली में आपको पता होना चाहिए कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना है। इस बातों को ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि ये परागम्य नहीं बल्कि अर्ध परागम्य है। अब अर्ध परागम्य और परागम्य की बात हम अभी थोड़ा सा करेंगे कि अर्ध परागम्य क्या होता है। अर्ध परागम्य ये होता है कि ये सभी चीजों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि हर पदार्थ इसके अंदर से आ न जा नहीं सकता है। कुछ पदार्थों को ये अपने अंदर से जाने देता है और कुछ पदार्थों को रोक देता है, इसीलिए इसका नाम अर्ध परागम्य है। और जितने भी जंतु हैं या जंतु कोशिकाएं हैं, ये अर्ध परागम्य झिल्ली से घिरा है, ताकि उसके अंदर जो एक्सेप्टेबल पदार्थ होते हैं वही अंदर जाते हैं, अनएक्सेप्टेबल को रोक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से परागम्य और अर्ध परागम्य को आप समझ गए होंगे। यह सजीव, ये ध्यान रखिएगा कि यह सजीव होता है, ये जो होता है सजीव भी होता है और ये निर्जीव होता है। मतलब कोशिका भित्ति निर्जीव और कोशिका झिल्ली आपका सजीव होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका जीव द्रव्य की बात करते हैं।
तो जीव द्रव में आपको कई भाग देखने को मिलता है। मतलब जीव द्रव के ही अंदर सारे के सारे जितने भी कोशिका का चीज है, सारे के सारे जीव द्रव के अंदर ही होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं या नहीं तो जीव द्रव कहते हैं। इनके 3 पार्ट है जीव द्रव के। जीव द्रव्य के 3 पार्ट, 3 पार्ट नहीं कई पार्ट हैं, कई पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से हम आपको बता रहे हैं जीव द्रव्य जो है कई पार्ट है। पार्ट नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा अंतः प्रद्रव्य जालिका होगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसका वर्णन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन हम उसके बारे में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो बताएंगे। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका हो गया। उसके बाद आपको राइबोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम के बाद आपका हो जाएगा आपका गोल्जी काय हो जाएगा, गोल्जी काय, गोल्जी काय। फिर इसी तरीके से आप लाइसोसोम को पढ़ेंगे, लाइसोसोम। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइसोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपको पढ़ना है लवक, लवक के बाद आपको पढ़ना है रसधानी, ठीक है। रसधानी के बाद आपको पढ़ना है, रसधानी तक ही पढ़ना है, ठीक है। तारा का एक और है तारा काय, तारा काय। चलिए बारी बारी से हम सबका अध्ययन कराते हैं। हाँ ठीक है, उसी के अंतर्गत है, अर्थात लवक के अंतर्गत ही 2 पार्ट हमको पढ़ने होते हैं, 3 पार्ट पढ़ने होते हैं। एक वर्णी, एक अवर्णी लवक होगा, वर्णी लवक, और एक होगा आपका अवर्णी लवक, अवर्णी, वर्णी और एक हरित। ये 3 तरह के लवक होते हैं जिनके बारे में हमको जानना है। तो चलिए हम सबसे पहले अंतः प्रद्रव्य जालिका पर चलते हैं कि अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होता है चिकना और रुखरा 2 प्रकार के होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम, आपको ये राइबोसोम से पूछा जाता है कि ये किसका बना है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। इस बात को दिमाग में गढ़ लीजिए कि भाई आरएनए और प्रोटीन से बना है राइबोसोम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये प्रोटीन से बना भी है और प्रोटीन संश्लेषण में काम भी आता है। राइबोसोम होता क्या है, तो जीव द्रव्य के अंदर एक छोटा छोटा सा उभार आ जाता है, इस उभार को ही हम राइबोसोम कहते हैं। मतलब इस छोटे छोटे से उभार आ जाते हैं और उसी से आपका प्रोटीन संश्लेषण का भी काम हो जाता है, मतलब प्रोटीन निर्माण भी हो जाता है और ये प्रोटीन का बना भी है। तो पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री यही राइबोसोम है। उसके बाद आपको लाइसोसोम की बात कर लेते हैं, गोल्जी काय की बात करेंगे। तो इसका खोज कैमिलो गोल्जी किया है, और जो गोल्जी काय है आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारे कोशिका जीव द्रव्य का ही एक भाग है, जो प्रबंधक का काम करता है। मतलब सारा प्रबंधन, जितना भी प्रबंधन होता है कोशिका के अंदर, वो प्रबंधन का काम आपको गोल्जी काय ही करते हैं। वही अब हम आपको बताते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की बात कर लेते हैं कि लाइसोसोम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अब हम क्यों कहते हैं इसको आत्महत्या की थैली, ये जो है इसमें एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम जीव द्रव्य, एंजाइम होने के कारण ये जीव द्रव्य को नष्ट करने का पावर रखता है। मतलब जीव द्रव्य को खुद खुद ब खुद उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट करने वाले को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अर्थात इसको हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो खुद मतलब नष्ट कर देता है। और दूसरी बात कि ये एक ऐसा हमारे कोशिका का भाग है जो शरीर में क्या करता है, मतलब कोशिका में क्या करता है कि ये आने जाने का, मतलब किसी बाहरी पदार्थ को अगर मर्जी हुआ तो उसको आने दिया और नहीं तो रोक दिया। अर्थात ये रक्षक रखवार की तरह काम करता है, जिसको हम कीप वॉच कीपर कहते हैं। तो ये वॉच कीपर का काम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि वॉच कीपर का काम कौन कर रहा है, तो लाइसोसोम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही विषाणु या जीवाणु इंटर करते हैं तो उसके सामने ये खड़ा हो जाता है, कहता है कि भैया आप नहीं जाना है, मतलब आपको इंटर नहीं करना है। और उनको लगता है कि नहीं ये हमारे मित्र हैं, तो मित्र को वो इंटर करने देते हैं, दुश्मन को रोक देते हैं। तो ये लाइसोसोम का कार्य है, ऐसा करता है। हाँ, अगर लाइसोसोम से मजबूत कोई विषाणु आ गया, तो ऐसे परिस्थिति में जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था, तो ये उससे भी मजबूत होता था या रूप बदल लेता था, जिसके कारण इस पहचानने में असमर्थ हो जाता था। और असमर्थ होने के कारण क्या होता था कि लाइसोसोम मतलब इसको रोक नहीं पाता था और प्रभावित लोगों को कर दिया जाता।
आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से इसका पार्ट आप कितना महत्वपूर्ण पार्ट है इसे समझ सकते हैं, ठीक है? रक्षक इसीलिए हम इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है, आपको पहले से भी पता है, और लाइसोसोम की खोज डी डोबो किया था। थोड़ा खोजकर्ता के भी नाम याद रखेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का नाम देने वाला बेंडा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये बेंडा ने ही इस नामकरण इसको दिया है। इसलिए नामकरण और खोजकर्ता दोनों का नाम आपको अलग-अलग रखना है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं पे क्रेब्स चक्र होता है। तो पूछा जाता है कि कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और क्रेब्स चक्र में आपको ध्यान रखना है कि 34 एटीपी ऊर्जा निकलते हैं और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का फैक्ट्री ये बन जाता है। 34 एटीपी, हमारे शरीर में कुल 38 एटीपी ऊर्जा निर्माण होता है, जिसमें से क्रेब्स चक्र में ही 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है और ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अतः इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब ऊर्जा गृह कहेंगे या पावर हाउस कहेंगे, ठीक है? एनर्जी का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आपको इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे लवक की। तो लवक 3 तरह के होते हैं। लवक जो होते हैं वो आपका 3 तरह का होगा। एक तो अवर्णी लवक होगा, जिसमें कोई रंग नहीं होते हैं, अर्थात ये तेल बिंदुओं को क्या करते हैं? तेल बिंदु इसे जो है ना, तेल बिंदु जड़ में आ जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वही वर्णी लवक की बात कर लेते हैं। तो वर्णी लवक क्या होता है कि रंग प्रदान करने के लिए आपको जाना जाता है। जैसे आप देखते होंगे किसी पुष्प का रंग उजला हो जाता है, किसी पुष्प का रंग आपको हो जाता है पीला हो जाता है, किसी का लाल हो जाता है, अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। किसी फल का रंग भी अलग-अलग टाइप के दिखाई देते हैं। तो उसका मेन रीज़न कौन है? वर्णी लवक। वर्णी लवक के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक के कारण जो है, हरित लवक के कारण पत्ते हरा होते हैं और प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो हरित लवक की कहाँ, मतलब इसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो हरित लवक के कारण आपको ये जहाँ पर भी होगा वहाँ पे क्या कहते हैं, खाना बनेगा, पौधे का खाना यहीं पे बनता है। इसीलिए अब हरित लवक को रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पौधे का रसोई घर आपका कौन है? ये हरित लवक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रसधानी, रसधानी में रस भरा होता है, याद रखेंगे। रसधानी में रस भरा होता है, लेकिन पादपों के कोशिका में ज़्यादा रस होते हैं और जंतुओं के कोशिका में पादपों की अपेक्षा कम रस होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ताराकाय की बात कर लेते हैं। तो ताराकाय भी हमारे शरीर का एक पार्ट है जो पथ परिवहन का काम करता है। अर्थात पथ परिवहन का काम ये ताराकाय है। जिस रास्ते से हर चीज, जितना भी जीव द्रव में जो भी सामान पहुंचाया जाता है, ये ताराकाय के जरिए पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से आपको सारे कोशिका के पार्ट हमने बता दिए हैं। कोशिका विज्ञान से यही पूछा जाएगा जो अब हम एंड कर रहे हैं। अब हम अगले बार तीसरे चैप्टर को लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए जानते हैं हम कोशिकीय केंद्रक के विषय में। कोशिकीय केंद्रक के विषय में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन नाम का व्यक्ति जो केंद्रक का खोज किया था, यह दोहरी परतदार झिल्ली होता है इसमें। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें झिल्ली जो होता है दोहरी परतदार होते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। धागा जैसी इसमें एक जाल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये धागे जैसी जाल को हम डीएनए और ये प्रोटीन से ये बना हुआ जाल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जब इनके टुकड़े हो जाते हैं तो इसका नाम गुणसूत्र हो जाता है। अर्थात इन्हीं के टुकड़े को हम गुणसूत्र, जो ये जाल दिखाई दे रहा है आपको, ये इनके टुकड़े का नाम गुणसूत्र है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और ये केंद्रक के अंदर ही होता है। यहाँ जो सघन भाग आपको दिख रहा है, ये घना भाग को हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं। बात कर ले अगर गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र में 3 भाग आपको दिखाई देंगे। 3 भाग में आपको ध्यान रखना है कि 3 भाग में आपको एक पेलिकल होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक क्रोमैटिस होता है। तो इस तरह से 3 भाग हैं जो केंद्रक के गुणसूत्र के हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये क्रोमैटिन जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्रोमैटिन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 भाग इसके हैं। तो आशा करते हैं कि आप केंद्रक के विषय में भी समझ गए होंगे और इस प्रकार हमने कोशिका विज्ञान को पढ़ाने और समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि ये सही आपको लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को आगे का बढ़ाने का प्रयास करें।